जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ। हम भी बहुत अच्छे, एकदम मज़े में। जी देखिए, हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं कल्पना आईपीसी का फ़िलहाल? शायद सर 16 सर है अध्याय। सर मुझे क्लियर नहीं पता क्योंकि हमने क्लास नहीं ली थी। नहीं, एक मिनट सर। लास्ट क्लास में तो थे आप। अध्याय 14 हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, अध्याय 14 निसेंस वाला। जी, अध्याय 14 हम पढ़ रहे हैं। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग इनू, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, एंड यू? आई एम ऑल्सो फैंटेस्टिक एज एवर। जी देखिए, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 291 तक पढ़ लिया था, और आज जो है अति महत्वपूर्ण सेक्शन है 292, 293 है ना, 294। ये 3 सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। 292 काफ़ी लेंदी सेक्शन है, और ये बात करता है ऑब्सीन के विषय में, अश्लीलता के विषय में। ठीक है, अश्लीलता क्या होती है ये आप सभी जानते ही हैं। तो 292 बात कर रहा है सेल एट्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, सेल के बाद भी एट्सेट्रा लगाया है, और ऑब्सीन बुक्स के अलावा भी एट्सेट्रा लगाया है। ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा क्यों लगा है दोनों जगह? जी एनू। यस सर। ये 2 बार एट्सेट्रा क्यों लगा है? अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। नहीं पता। देखिए, मतलब इसका यहाँ पुस्तक शब्द जो है, ये पुस्तक शब्द अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। पुस्तक के अलावा भी कुछ अश्लील हो सकता है, इसलिए आदि शब्द, आदि हम कब लगाते हैं? जबकि किसी चीज़ के अलावा भी अन्य चीज़ें उपलब्ध हों। और यहाँ विक्रय भी विक्रय भी अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। विक्रय के अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे विक्रय की बजाय कोई भाड़े पे दे रहा है, इस तरह की बुक किराए पे चला रहा है, ऐसी बुक, समझे? तो इसलिए ये 292 में 2 एट्सेट्रा लगे हैं। सेल के बाद भी एट्सेट्रा है, और ऑब्सीन बुक्स के बाद भी एट्सेट्रा है। समझे दानिश? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? जी सर। हाँ, तो कल्पना समझ आ गया ये 2 एट्सेट्रा? जी, क्या कह रहे हो दानिश? जी, चलिए देखते हैं क्या कहता है 292। ये कह रहा फॉर द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 2 अ बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये एट्सेट्रा क्यों वहाँ लिखा था बुक्स के बाद, वो सब क्लियर हो गया पहली लाइन से ही। क्यों कल्पना, हो गया ना? हाँ सर, इसमें पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र वगैरह सब दिया हुआ है। इसलिए तो वहाँ एक सिंबॉलिक रूप में बुक्स लिख दिया है, उसके बाद एट्सेट्रा इसीलिए लगाया था। ठीक है? जी सर। हाँ, शैल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन इफ इट इज लेसिवियस और अपील्स टू द
ये क्या है? प्रूरिएंट इंटरेस्ट, और इफ इट्स इफेक्ट or where it comprises two or more distinct items. The effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained और एम्बॉडिड इन इट। तो 292 का जो सब सेक्शन 1 है वो ये कह रहा है कि उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज़, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है। क्या समझे बाबा? ठीक है। या उसका, या जहां उसमें 2 या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां उसकी किसी मद का प्रभाव सम प्ररूपण से विचार करने पर ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए, जिसके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है। तो 292 का जो पैरा 1 है, क्या समझ में आया है इससे आपको शोभित? पैरा 1 ऑफ 292। जी सर। हाँ, इसमें सर ये है कि एक तो ये जो वर्ड बुक्स दिया है, हाँ, ये बहुत ही वाइड मीनिंग में इसको समझा जाएगा। जितने इसमें दे दिए हैं वो ठीक है, और इसके अलावा भी इसमें लिख दिया एनी अदर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, कि और भी कुछ हो सकता है, ये तो दिए ही हैं डिस्क्रिप्शन। मतलब अपने आप में ये जो है संकीर्ण नहीं है, वाइड क्षेत्र है, इसलिए मतलब ऑब्जेक्ट मटेरियल कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ बुक्स या आपके कोई पेंटिंग, ड्राइंग या राइटिंग कोई या कुछ उस तक सीमित नहीं है, पैम्पलेट तक। एनी अदर ऑब्जेक्ट जो दिया है उसमें बहुत वाइड सेंस में इसको बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। कीवर्ड इसका सर यही है, लेसिवियस और अपील्स टू द ब्रिलियंट इंटरेस्ट और इफ इट्स इफेक्ट। ये इसके सर कीवर्ड हो गए। और ये है कि इसमें एंड करप्ट। हेलो, यस जी जी जी, सुन रहे हैं आप, बोलिए। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है। इको ऐसा हो रहा है जैसे मेरा साउंड इको हो रहा है, मतलब इको वापस। ना वो किसी का माइक खुला हुआ होगा शायद। जी। डिप्रेव एंड करप्ट पर्सन। जी। तो पैरा नंबर 1 जो 292 का है वो हमें बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं और वो कैसी चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। आप अश्लील उस चीज़ को समझेंगे जो कि कामोद्दीपक है ना, यानी कि काम भावना जागृत करने वाली है, या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है। ये 2 चीज़ें यहाँ समझाई गई हैं मेनली। तो वैसी कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ भी हो सकता है। हमने आदि शब्द को पहले पढ़ा कि ये आदि आदि क्यों बताया गया है। पुस्तकों के बाद आदि लगा है और विक्रय के बाद आदि लगा है। तो ये अपने आप में जो शब्द हैं ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इनका वाइड क्षेत्र है। विक्रय के अलावा कोई रेंट पे भी दे सकता है, ठीक है ना। कोई बिना बिक्री के, बिना रेंट के भी किसी को दिखा सकता है कि नहीं। तो पहला पैराग्राफ 292 का आप लोगों को कुछ समझ आया? एनु, कल्पना, दानिश? यस सर। जी। अब ये जो पर्पज़ बताया था पहली लाइन में ही बताया था कि फॉर द पर्पजेज ऑफ सब सेक्शन 2। अब देखते हैं कि सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है
whoever sells lets to hire, देखो वही चीज़ आ गई ना, distributes, publicly exhibits or in any manner puts into circulation or for purposes of sale, hire, distribution, public exhibition or circulation, makes, produce or has in his possession any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure or any other obscene object whatsoever। तो सब सेक्शन 2 का जो क्लॉज ए है वो कह रहा है कि किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखा चित्र, रंग चित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा या उसकी किसी भी प्रकार से परिचालित करेगा। परिचालन से आप क्या समझ रहे हैं यहाँ एनो? परिचालित करना, किसी भी तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, लाइक ए होर्डिंग करना या फिर किसी भी पिक्चर मैसेज के थ्रू उस तरह से कोई चीज भी दिखाना। हाँ, परिचालित का मतलब है कि उसको सर्कुलेट करना, उसको जैसे सर्कुलेशन हम बोलते हैं ना, जैसे अखबार का सर्कुलेशन कितना है, तो अखबार की कितनी प्रतियां बिकती हैं, दैट इज द सर्कुलेशन। तो यहाँ वो कह रहा है कि उसको सर जैसे सर एक जो ऑफेंस में आता है कि वीडियो वायरल कर दूंगा, हाँ, और ये नग्न फोटो वायरल कर दूंगा तुम्हारे, तो ये सब उसी में आएगा ना सर, परिचालित में? बिल्कुल, वो सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उसको दूर तक फैलाना, ठीक है। या उसे विक्रय, भाड़े, वितरण, लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचेगा, उत्पादित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा, ठीक है। पहले शुरुआत में तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा करेगा, और ऐसा नहीं कर रहा है तो अगर उस प्रयोजनों के लिए अपने पास प्रयोजनों के लिए रचना कर रहा है, तैयार कर रहा है ना, या उत्पादित कर रहा है, ठीक है, या अपने कब्जे में रखेगा। क्या समझे? रचना और उत्पादित करना, ये दो चीज़ें आई हैं, इनमें क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हो आप, अमन? जी सर। जी सर एक्चुअली मैं थोड़ा कॉप अप नहीं कर पाया, अभी थोड़ा लेट क्लास में। सर एक बार रिपीट करना सर। मैं कह रहा हूँ कि इसमें आया है ना बाद में कि लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचेगा, उत्पादित करेगा। तो ये रचना और उत्पादित करना, ये दोनों में क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हो आप? ये ऐसे है कि कोई बनी हुई वीडियो को कोई तो वो ऐसा जो उसकी मेकिंग में कोई पार्ट प्ले कर रहा है, और उत्पादन करने वाला वो है जो उस मटीरियल, जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको किसी फॉर्म में सर्कुलेट करने के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने एक कोई फ़ोटो बना दिया और फिर आपने प्रिंटिंग वाले को बोला कि इसकी 1000 प्रतियां बना दो, तो वो उत्पादित कर रहा है उसको। रचना आपने एक चीज़ बना दी आपने, और फिर उसके आपने उत्पादन के लिए आप कहाँ दोगे? भाई प्रिंटिंग प्रेस में दोगे। तो सर इसमें फोटोशूट भी रहेगा सर फिर? हाँ बिल्कुल। सॉरी फोटोशॉप करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रचना में क्या करते हैं? वो चेहरा किसी का बना दिया, चेहरे से नीचे का हिस्सा किसी का लगा दिया, बॉडी किसी और की, चेहरा किसी और का। हाँ। ये जो जैसे व्हाट्सएप वाला जो फ्रॉड आया था वो हमारे पास हैदराबाद वाला, उसमें मॉर्फ वीडियो नहीं थे, मॉर्फ फोटो के, मतलब चेहरा किसी और का करके उसको वायरल करने की धमकी देते थे। तो एक आदमी ने बैठ के कंप्यूटर से वो रेडी किया, मॉर्फ वीडियो वो बनाया या मॉर्फ फोटो बनाए। जी। उसके बाद वो जब उसको वायरल करने की धमकी है, जो उसकी और कॉपीज बना दी, ग्रुप्स में वायरल किया, वो उत्पादन हुआ। हालांकि मतलब 292 में इन्होंने जो है, जो हमारा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसके अनुसरण में यहाँ कोई संशोधन नहीं किया, या किया हुआ है? कोई संशोधन नहीं है, जबकि यहाँ भी बारे में भी जिक्र नहीं आया सर।
जबकि यहाँ भी आवश्यक था ना शोभित? जी सर, आजकल तो उसी के थ्रू होता है ना, तो वो खत्म हो गया सर। है ना, वही सारा का सारा खेल तो आईटी एक्ट से ही जुड़ गया है। अब वो पंपलेट का और पिक्चर का ज़माना तो चला गया, किताबों का। अब तो सब ऑनलाइन हो रहा है। तो या तो कानूनविदों की नज़र से धारा बच गई जब वो इसको अमेंड कर रहे थे, तो यहाँ भी एक नितांत आवश्यकता है उसकी अमेंडमेंट की। अब उसके बिना हम इसको मान लीजिए कोई वीडियो वाला मामला आ गया कोई, तो उसको यहाँ कैसे हम लोग किस चीज़ में वो उसको करते हैं सर, वो आईटी एक्ट में है सर उस तरह की चीजें, आईटी एक्ट के प्रोविजंस लगा के और हाँ, इसको भी उसमें प्लस कर 292 को ऐसे करते हाँ 292 आईपीसी लगा देंगे और साथ में उसकी रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ हाँ। आईटी। वो सेक्शन 66 68 जोन सी वो है, कुछ धाराएं वहाँ पे। जी जी 67। हाँ 66 67 साथ में उनको ऐड कर देते हैं। जी जी जी। तो 2 जो इसका सब सेक्शन 2 है उसका ये भी है ना सर, ये जो इसमें लिखा है ना, एनी अदर ऑब्जेक्ट। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था वो ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी, मतलब इन्होंने अपने को उसको बाइंड नहीं कर रखा कि सिर्फ इन्हीं माध्यम से कुछ होगा। हाँ, सेलिब्रेशन, एग्जीबिशन, वो कुछ भी हो सकता है। तो एनी अदर ऑब्जेक्ट में हम अपना ट्रिगर कर देता है आईटी एक्ट के प्रोविजन। हाँ बिल्कुल, वो उससे कनेक्टिविटी जो है एनी अदर ऑब्जेक्ट के माध्यम से वहाँ जुड़ जाते हैं। जी आगे बढ़े भाई। सेक्शन 2 का क्लॉज बी कह रहा है, imports, exports or conveys any obscene object for any of the purposes aforesaid or knowing or having reason to believe that such object will be sold, let to hire, distributed or publicly exhibited or in any manner put into circulation। तो इसका कह रहा है कि किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या परिवहन पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए, पूर्वोक्त प्रयोजन कौन से हमने पढ़े हैं ऊपर, बेचना, रखना, उत्पादित करना, है ना। तो ये कह रहा है करेगा या ये जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदर्शित या किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी। तो पूर्वोक्त वाला जो मामला है जो सेक्शन 1 में हम पढ़ के आए हैं वो उससे कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसा अगर कोई चीज़ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और कन्वे किया जा रहा है तो ये 292 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज बी और हिंदी में क्लॉज ख ये बता रहा है कि अगर आप आयात या निर्यात करेंगे ऐसे मामलों का, या परिवहन करेंगे, परिवहन का मतलब यहाँ से वहाँ भेजना, मंगाना, ठीक है, और किस पर्पज के लिए आपको पता है या विश्वास करने का कारण है कि इस प्रकार के जो ये वस्तु है जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इनका जो पर्पज़ है, इनके लिए इनको जो यूज़ किया जाएगा उन पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाएगा जो 292 में हमें बताए गए हैं पहले वाले इसकी उपधारा में। इज़ दैट क्लियर? जी अगले सब सेक्शन पे चलें भाई, सब क्लोज पे चलें, सब सेक्शन 2 के सब क्लोज सी पे चलते हैं। ये कह रहा है टेक्स पार्ट इन और रिसीव्स प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी बिजनेस इन द कोर्स ऑफ विच ही नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी सच ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स आर फॉर एनी ऑफ द पर्पजेज aforesaid made, produced, purchased, kept, imported, exported, conveyed, publicly exhibited or in any manner put into circulation। पीछे आपने जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड हैं, क्या नाम है उनका? राज कुंद्रा जी भी कुछ ऐसे ही मामले में फंसे थे ना। जी सर। हाँ, उन पे भी कुछ ऐसे ही चार्जेस लगे थे कि वो अश्लील फिल्मों का वो प्रोडक्शन हाउस है उनका पूरा, और वो इस प्रकार की फिल्मों को बनाकर बेचकर उससे जो है वारे न्यारे कर रहे हैं अपने। तो वो कह रहा है कि किसी ऐसे काम करते थे सर। है जी,
वो तो सारे ही काम करते थे सर, ये भी काम करते थे, वो अपनी क्रिकेट टीम बना रखी IPL, उसमें खुद की टीम पर सट्टा लगाते थे। हाँ हाँ वो हाँ मतलब कंप्लीट जितने इलीगल काम हो सकते हैं सारे हाँ, करते वो सर्वगुण संपन्न है। हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कह रहा है कि किसी ऐसे कारोबार में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा तो वो बंदा भी यहाँ आ जाएगा कब्जे में। जिस कारोबार में वह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तुएं पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, क्रय की जाती हैं, रखी जाती हैं, आयात की जाती हैं, निर्यात की जाती हैं, परवैन की जाती हैं, लोक प्रदर्शित की जाती हैं या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती हैं। ठीक है, ये जो सेल एटसेट्रा हमने शुरू में पढ़ा था, ये सारी चीज़ें वो एटसेट्रा वाली कहानी है, कल्पना। आयात करना, निर्यात सर, और इन एनी मैनर, हाँ बिल्कुल, पुट इनटू सर्कुलेशन मींस इसमें भी और छोड़ दिए हैं, किसी और मैनर से भी वो हाँ कुछ एग्जिबिट या सर्कुलेट कर रहा है, कुछ बच गया हो यहाँ तो उसके लिए एक मतलब कि वो चीज़ छोड़ दी जिसमें हाथी के पाँव में सबका पाँव, है ना। इन एनी मैनर वर्ड यूज, बस एनी मैनर वर्ड जो है अपने आप में एक बड़ा दायरा खोल के रखे हुए है कि कोई चीज़ अगर यहाँ हमसे छूट गई हो तो वो इन एनी मैनर में चली जाएगी। क्यों अमन, क्लियर हो रहा है भाई? जी अमन जी। जी सर वेरी क्लियर। अरे अमन जी, आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप 3-4 दिन से हमारे साथ क्लास में तो जुड़े हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्रैक्टिस गुड इवनिंग सर। कर रहे हैं या नहीं कर हैं? अमृतसर से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, आप अमृतसर से हैं। वकालत में है कि तैयारी में है कि अभी लॉ कर रहे हैं? मैं सर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ सर। कहाँ, सेशन कोर्ट अमृतसर में ही? जी सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमृतसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम दूर दूर के अपने साथियों से हमारी मित्रता बढ़ रही है और हम लोग यहाँ अध्ययन अध्यापन का तो काम कर ही रहे हैं, साथ में एक हमारा एक सर्कल भी डेवलप हो रहा है कि अगर बाय चांस अमृतसर में हमें कोई काम पड़े तो हम आपको अप्रोच करें, सहारनपुर में आपको कोई काम पड़े तो आप हमें अप्रोच करें, है ना सर। एक साथ का ही। हाँ, अभी फिरोज जी हमारे साथ क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं। अभी शोभित बागपत में एक छोटी सी बेल मैंने फिरोज को जो है रेफ़र की थी, तो आपस में ऐसे Even I am so lucky that I am with a part of you all. जी, थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। देखिए, कानून ऐसा क्षेत्र है अमन जी, इसमें आप नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहो और जी आप जैसे यंग ब्लड के साथ मिल के मुझे भी स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है, चलिए, सी पार्ट हो गया इसका। अब डी देखते हैं। ये कह रहा है एडवर्टाइजेस और मेक नॉन बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर दैट एनी पर्सन इज इंगेज्ड और इज रेडी टू इंगेज इन एनी एक्ट which is an offence under this section, or that any such obscene object can be procured from or through any person, और ई भी देख लेते हैं साथ में। E offers or attempts to do any act which is an offence under this section। इसका जो डी वाला पार्ट कह रहा है, हिंदी वर्जन देखते हैं। ये कह रहा है कि यह विज्ञापित करेगा या किन्हीं साधनों द्वारा, चाहे वे कुछ भी हों, यह ज्ञात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में जो इस धारा के अधीन अपराध है लगा हुआ है या लगने के लिए तैयार है, या यह कि कोई ऐसी अश्लील वस्तु किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी ऐसे कार्य को जो इस धारा के अधीन अपराध है करने की प्रस्तावना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, विज्ञापित करेगा मतलब विज्ञापित क्या, एडवर्टाइज कर रहे हैं आप किसी ऐसे कृत्य के लिए, या किन्हीं साधनों द्वारा, चाहे वो कुछ भी हो, यह ज्ञात कराएगा कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में
जो इस धारा के अधीन अपराध है। तो इस धारा के अधीन अपराध हमने पीछे पढ़े हैं, कौन कौन से कृत्य अपराध बताए हैं उन्होंने, वस्तु पे बेचना, भाड़े पे देना, वितरित करना, प्रदर्शित करना, तो ये सब अपराध हैं। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है इसमें, कह रहा कि या लगने के लिए तैयार है, मतलब रेडी टू। तो ऐसे कृत्य के कार्य की तैयारी का चरण भी यहाँ इन्होंने बता दिया है कि अगर कोई रेडी हो रहा है ऐसे काम करने के लिए, तो शोभित यहाँ इस लाइन को अगर पढ़ें कि या लगने के लिए तैयार है, तो तैयारी का इसका जो पोर्शन है उसको भी यहाँ पनिशेबल बना दिया इन्होंने। क्यों? जी सर, प्रिपरेशन जबकि बहुत सेलेक्टेड जगह पे हाँ। ही पनिशेबल है आईपीसी में, जैसे 399 में है, बिल्कुल बिल्कुल। या 122 में है, और भी कुछ है। तो ये भी एक नोटिसेबल वो है कि मतलब इसको भी हमको नोट करके रखना चाहिए। हाँ, कि यहाँ एक पैरा और लिखना पड़ेगा, अगर प्रिपरेशन कहाँ पनिशेबल आएगा तो एक दो लाइन इस पे भी लिखी जा सकती है। हाँ, कि यहाँ भी तैयार है अगर कोई, तो तैयारी भी यहाँ पनिशेबल बना दी है इन्होंने, ठीक है ना। तो और ये चीज़ ऐसी है कि इस पे बहुत जल्दी लोगों का ध्यान जाता नहीं है। वही 5-6 कुल मिला के 5-6 सेक्शन है वो, जिसमें तैयारी का भी मामला है ना। जी जी, इसको आपसे पहले पढ़ा नहीं था सर, ये भी नोटिस में आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कह रहा कि शैल बी पनिश्ड, और इसका डी कह रहा कि किसी ऐसे कार्य को जो इस धारा के अधीन अपराध है करने की प्रस्तावना करेगा या करने का प्रयत्न करेगा। देखिए, प्रपोजल करना भी, किसी को आप प्रपोज कर रहे हो कि आप ऐसा काम करें, तो आपका प्रपोजल भी यहाँ इसका जो लास्ट पार्ट है, ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू डू एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। तो प्रयत्न, अटेम्प्ट यहाँ आ गया, तैयारी भी इसकी आ गई। सामान्यतः अपराध के कितने चरण होते हैं दानिश? ये शायद पहली ऐसी सेक्शन होगी जिसमें प्रपोजल भी पनिशेबल है सर। हाँ, प्रस्ताव करना भी पनिशेबल है। मतलब प्रस्ताव कहाँ, वो तो एग्जीक्यूशन पे भी थोड़ा सा चल पड़े तब अपराध को अपराध मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक्सेप्शनल चीजें हैं। बिल्कुल। क्यों दानिश, आवाज़ सुन पा रहे हो मेरी? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि अपराध के कितने चरण हैं? कल्पना, आप बताइए। दानिश जी कुछ झिझक रहे हैं बताते हुए। सर 4। हाँ, कौन कौन से हैं? सर एक सामान्य, सर मुझे क्लियर याद नहीं है। अरे जैसा याद है आप बता दीजिए कल्पना जी, बिना डरे बिना घबराए बता दीजिए जी। नहीं सर, याद आ रहा है, एक ही पता है सामान्य वाला। अच्छा, एनु आप बताएं, अपराध के कितने चरण होते हैं एनु? सर 4 हैं। हाँ, कौन कौन से हैं? ये ध्यान नहीं है अभी कौन कौन से हैं। ये अच्छी बात है। शोभित आप बताएं, आप समझाएं क्लास को कि अपराध के सर मोटिव, हाँ, प्लानिंग इसकी, और सर प्रिपरेशन करनी होती है। प्रिपरेशन में जब वो एक कदम आगे बढ़ के एग्जीक्यूट कर दे, एग्जीक्यूशन कर दे उसका, तब अपराध पूरा होता है जी। कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस को छोड़कर। सर वो बताएं, हमें याद आ गया। हाँ, बताइए बताइए बताइए। सामान्य, हाँ। विशेष, हाँ। स्थानीय। अरे सर वो, एक और बताया था। अरे वो अपराध के मतलब वो तो आप जो है ना, अपराध के प्रकार बता दिए आपने तो वो विधि, आप तो सही मायने में विधि के प्रकार बता रहे हैं। ये आप जो है विधि के प्रकार बता रहे हैं कि विधि, एक स्थानीय विधि होती है, एक विशेष विधि होती है, एक सामान्य विधि होती है ना। ये 4 विधियां हमने पढ़ी है ना, वो आप वो बता रहे हैं। आप गलत जगह क्लिक कर रहे हैं। देखिए, पहले आप सवाल को समझो। सवाल समझने के 80 नंबर हैं। अगर 100 नंबर का पेपर है आपका, तो 80 नंबर तो सवाल समझने के ही हैं।
अब जैसे ये कि सर आप अक्सर ऐसा ही होता है, सवाल को बहुत जल्दी में ही हाँ। गड़बड़ करता है जब आदमी करता है। और बाद में बाहर आके माथे नहीं पे सर, हमारे पास ऐसा होता भी है। हैं। एचडीएस हमारे पास 2018 जो हुआ था सर, हाँ उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था जीएस का कि मतलब उसको सब ये सोच रहे थे कि मेरा ये सबका सही है, पता नहीं ये कैसे दे दिया है। जीएस जैसे हाँ एग्जाम के लेवल का एक क्वेश्चन नहीं था, उसमें ये पूछा था कि पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है इंडिया के लिए। सब ने नीरज चोपड़ा लगा दिया आंख बंद करके, किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। सही बात है, नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा, और सारे छाती और ठोकते हुए आ रहे। आया ना सर, उसकी आंसर की आई हाँ तो लोग कह रहे हैं आंसर की गलत है, ये इसमें देखो इतना इजी क्वेश्चन है, नहीं, उसका भी गलत आंसर वो बना रखा है। वो एक्चुअली मैं तो उसको सही करके आया था, मैंने भी अटेम्प्ट किया था वो एग्ज़ाम, तो मैंने तो ध्यान से पढ़ा था कि पैरा ओलंपिक पूछ रहा है, ओलंपिक नहीं पूछ रहा है। और वो तभी ओलंपिक में ताज़ा ताज़ा नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लेके आए थे। तो भाई साहब 90 और मीडिया ने उसको ऐसा छाप दिया था ना, वो पैरा वाले को बेचारे को कोई दिखा नहीं रहा था। हाँ, और वो बात तो सुनिए, और एग्जामिनर ने देखा होगा कि मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि पैरा ओलंपिक का भी हमारे पास है गोल्ड मेडल, और ओलंपिक मेडल तो है ही है वो हमारे पास। शोभित भाई तो उन्होंने उसका एडवांटेज लिया। एक चीज़ और भी मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि हमारे, मैं मतलब हो सकता है कि मैं इसमें गलत हूँ, हमारे 80% भाइयों को ये भी नहीं पता था कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भी कुछ अंतर है। होता है सर, होता है। तो उन्होंने तो उसको ओलंपिक शब्द देखा और उन्होंने नीरज चोपड़ा पेल दिया। हालांकि मेरा वो सवाल सही था। एक बार ऐसा हुआ था 2010 में, फरवरी 2010 में, मतलब मैं ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आर्मी में लेफ्टिनेंट के लिए मेरा हुआ था सीडीएस के थ्रू। तो उसमें जो एग्जाम में देने गया था, वहाँ ऐसा एक क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ था कि उसमें पूछा था कि मतलब इनमें से कौन सा एक वो नहीं है कृत्रिम रेशा, और उसमें नायलॉन टेरिलॉन ये सब के नीचे लिख रहा था बेकेलाइट। तो मुझे मालूम था कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, तो मैंने उसको टिक करके रखा। मैंने कहा भाई कोयला तो हो ही नहीं सकता कपड़ा, तो मैंने कहा ये इसको टिक करके इन तीनों में से कोई एक हो सकता है अगर तुक्का भी लगाया जाए। और हड़बड़ी ऐसी हुई वो एमआर शीट भरने के चक्कर में कि मैं बेकेलाइट को ही उसमें मार्क करके आ गया, मतलब जो मैंने निकाला था कि हो ही नहीं सकता उस पर टिक करके आया था। वो लकीली मेरा बाकी एग्जाम सही गया था, तो मैं कलेक्ट हो गया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसी भी गलती होती है मार्कशीट वगैरह भरने के चक्कर में। जी देखिए, इसको बिल्कुल हम कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता, उसी को टिक करके आ गए। हम अपराध के चरणों के विषय में चर्चा कर रहे थे, कम टू द पॉइंट बैक। वहाँ 4 चरण हैं अपराध के। सबसे पहला तो आपके मन में आशय का उत्पन्न होना। अपराध के लिए सबसे पहले आपके माइंड में उसका नक्शा बनेगा, फिर आप उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर तैयारी करने के बाद अटेम्प्ट करेंगे, और अटेम्प्ट करने के बाद आपका वो चौथा चरण है कि जब आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपकी तैयारी सफल हो जाएगी, तो अपराध हो जाएगा। तो इसमें शोभित मोटिव जो है अपराध का चरण नहीं है, ठीक है ना। मोटिव आप सुसंगत हो सकता है अपराध के लिए, लेकिन वो एसेंशियल स्टेप नहीं है उसका। सॉरी सर, वो इंटेंशन को मोटिव में। हाँ, आप मोटिव इंटेंशन के स्थान पे मोटिव शब्द बोल गए। हालांकि मोटिव बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कोर्ट में केस लड़ते हैं तो वहाँ मोटिव को बड़े ध्यान से, इसीलिए दिमाग में। हाँ, तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपको अगर हेतु आएगा ना पार्ट, उसको आपको डिक्लाइन करना है कि हेतु नहीं है, पहला तो इंटेंशन ही है ना। हाँ, आशय है। एनेक्टिव वो जो क्या है कि एक्टस, हाँ यस, एक्टस रियस प्लस मेंसिट रिया, ठीक है ना। जी जैसे मेंसिट रिया। हाँ, An act is not a crime unless it is committed without a particular criminal intention. बिल्कुल। ये जस्टिस कोक थे, उनकी बुक थी थर्ड इंस्टीट्यूट, ये वहाँ से लिया गया। जी बिल्कुल। तो देखिए कल्पना, आप समझ गए 4 चरण अपराध के कौन से होते हैं? हाँ सर, अब याद आ गया। हाँ, एक बात बताएं कल्पना, ताजमहल कितनी बार बना? हमें नहीं पता। अरे हमें नहीं पता। ताजमहल कितनी बार बना इनू? सर एक बार नहीं, एक्चुअली वो 2 बार बना।
एक बार आर्किटेक्ट के माइंड में बना और उसके बाद धरातल पे बना। तो इसीलिए अपराध ठीक का है सर। सबसे पहला जो चरण है ना, वो आर्किटेक्ट का पहला दिमाग वही है कि आशय आपके मन में उत्पन्न हुआ अपराध का। तो इसी प्रकार लेकिन सर ये सडन प्रोवोकेशन जो होता है उसमें पॉसिबल है सर ये? क्या यही एक कि हम बैठे हुए हैं, कोई बात ऐसी है कि हमें इस चीज की इंटेंशन नहीं थी कि हम इसे मार देंगे, लेकिन अचानक सडन प्रोवोकेशन हुआ, हमने उसे मार दिया। नहीं हुई थी वो तो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा ना दानिश, वो तो उसे अभी तो उसका बेनिफिट लेते हैं, तभी तो ये कहते हैं इसको ऑफेंस ना माना जाए। हाँ ठीक है ना, वो चीज़ वही तो कहते हैं कि वो जो 4 चरण जो 4 चरण हैं अपराध के, तो कहते हैं कि पहला चरण ही जो है वो इस वजह से उत्पन्न हुआ, मतलब कि कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि ये कृत्य हो गया। ठीक है ना, तो उस आशय से छूट प्राप्त करने का ही तो धंधा है वो, कि जी सडन प्रोवोकेशन हो गया मुझे, वो आशय से बचना चाह रहा है, लेकिन वहाँ उसको थारोली छूट नहीं दी जाएगी। आप किसी को मार डालोगे, आपको सज़ा का जो माप है वो कम कर दिया जाता है नहीं भाई। अगर आपने आप पर हत्या का चार्ज लगा दिया, हत्या का चार्ज आप पे लग गया, और आप कह रहे हो कि 300 के जो 5 अपवाद हैं, मेरा मामला तो उन 5 अपवादों में से किसी अपवाद में जा रहा है, तो ये साबित करने का भार तो आप ही के ऊपर है ना, आप ही तो साबित करोगे इस बात को। और साबित करने से क्या होगा कि आपका जो मामला था जो 300 में जा रहा था, यदि आपने ये साबित कर दिया कि वो सडन प्रोवोकेशन की वजह से ऐसा हुआ है ना, अचानक वह गंभीर प्रकोपन की वजह से आपको ऐसा तैस आया, ऐसा क्रोध आया कि आपने उसको वध कर दिया सामने वाले का, तो फिर आपका मामला 300 में से रिवर्ट मार जाएगा। अगर आपने साबित कर दिया तो वो फिर 299 में आ जाएगा। जब इसको 299 और 300 के अंतर को हम पढ़ेंगे और 300 को थारोली पढ़ेंगे, तब हम उसको डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। ये 299 और 300 का जो डिफरेंस है ना, ये बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है, और इसको बड़ा टेक्निकली समझना और समझाना पड़ता है, तब ये पल्ले पड़ता है। और नहीं तो हम जितनी बार इंटेंशन का ही फर्क हो जाएगा ना। हाँ, जब हम पढ़ते हैं ना LLB से, हम भी पढ़ते आ रहे थे उसे, हम कह रहे थे यार ये 299 में भी आशय है, 300 में भी आशय है, फिर अंतर कहाँ हुआ। ये बात आपके दिमाग में भी क्लिक करी होगी कभी ना कभी, अमन। क्यों जी सर जी। भाई हम देखते हैं ना कि डिफरेंस, और जो जस्टिस टेक्निकल है जी सर। हाँ, जस्टिस मेलविले ने जो टेबल बनाई हुई है, उस टेबल को जब हम पढ़ते हैं, यार इधर भी आशय लिखा है, यहाँ भी आशय लिखा है। जी जैसे आप अभी हम ये 292 पढ़ रहे थे, आपने उससे पहले रेडी का बताया, मतलब वो चीज़ें जैसे, इसीलिए तो हम क्लास में हैं, क्योंकि ये चीज़ देखी नहीं जाती, हम जल्दी जल्दी सेक्शन पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। 292 पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि ऊपर भी वही चीज़ है, नीचे भी वही चीज़ है, पर वो एक वर्ड का ही तो है हेर फेर। सारा खेल वहाँ आपको कोमा तक, फुल स्टॉप तक, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है जब आप धारा को ब्रेकअप कर रहे होते हैं, धारा को तोड़ रहे होते हैं। अब हम कभी भी लाइफ में अभी 292 पढ़ेंगे ना, तो ये निकलेगा माइंड से जो आपने पढ़ा दिया है, बिकॉज वी आर जैसे जो डिस्कस। रेडी। हम लोग यहाँ एक्चुअली पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कानून को। जी डिबेट चल रही है हाँ, जी। क्योंकि पढ़ना पढ़ाने की उम्र से तो ऊपर आ चुके हैं आप लोग भी, हम लोग भी। जी सर। तो यहाँ का जो डिस्कशन होता है, ये ज़्यादा लंबे समय तक, एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। रट्टाफिकेशन तो हम करते ही आ रहे हैं। हम जब LLB किया तो हमने क्या किया था, 5 सवाल रटे थे, और एक गुरुजी तो हमारे ऐसे थे, उन्होंने लास्ट में आके बताया था, अग्रवाल साहब थे, कि भाई देखो मैं पूरे साल तो आपसे मिला नहीं हूँ, और मैं आपको ये 5 सवाल बता रहा हूँ, ये 5 याद कर लेना, ये आए तो ये लिखना है, ये ना भी आए तो भी यही लिखना है। मैंने कहा जी बहुत बड़े धन्य है गुरुजी आप जी। चलिए अब इसके पनिशमेंट के बारे में बात आ जाती है। 292
ऐसा सेक्शन है कि जो डेफिनेशन क्लॉज भी 292 में ही है और पीनल क्लॉज भी 292 में ही है। बहुत से सेक्शन आपको ऐसे मिलेंगे आईपीसी में जिनका डेफिनेशन क्लॉज अलग है और पीनल क्लॉज अलग है। और सामान्यतः जब हम एफआईआर करते हैं आप देखते होंगे तो वहाँ पीनल क्लॉज का जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्राइब जो किया जाएगा एफआईआर में हत्या के लिए 302 किया जाता है, चूँकि दंड का प्रावधान 302 में है, परिभाषिक 300 में है, उसके जो डेफिनेशन क्लॉज है वो 300 है। लेकिन जब आप एफआईआर या चार्जशीट का अध्ययन करते हैं तो कभी भी आपको वहाँ डेफिनेशन क्लॉज लिखी नहीं मिलती, आपको मिलती है पीनल क्लॉज जहाँ दंड का प्रावधान है। तो 292 ऐसी धारा है कि इसमें परिभाषा भी यही है और दंड भी यही है, तो 292 ही लगेगी। ठीक है, ये कह रहा है शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years एंड विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 2000 rupees and in the event of a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and also with fine which may extend to 5000 rupees। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि यहाँ प्रथम दोष सिद्धि और द्वितीय दोष सिद्धि भी बता दी कि अगर किसी को प्रथम बार दोष सिद्ध किया जा रहा है तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा हो पाएगी और जुर्माना 2000 रुपये तक का हो पाएगा। और यदि कोई सेकंड टाइम पश्चातवर्ती दोष सिद्धि हो रही है उसकी, तो उसकी सज़ा की अवधि हो जाएगी 5 साल। ठीक है, तो वो कह रहा द्वितीय या पश्चातवर्ती, तो द्वितीय का मतलब है कि सेकंड और पश्चातवर्ती का मतलब है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी बार भी दोष सिद्ध होगा तो फिर उसको 5 साल की सज़ा ही मिलेगी और जुर्माना हो जाएगा 5000 रुपये तक। ठीक है डियर। एक्सेप्शन इसके अपवाद भी हैं 292 के, उसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी बुक पैम्पलेट पेपर राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन और फिगर। कहाँ लागू नहीं है 292? द पब्लिकेशन ऑफ विच इज़ प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक पैम्पलेट पेपर राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन और फिगर is in the interest of science, literature, art or learning of or other objects of general concern। ठीक है, सेकंड कह रहा है which is kept or used bona fide for religious purposes। बी कह रहा है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, बी पे फिर चलेंगे। ये कह रहा है कि इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा। किस किस पर? कोई ऐसी पुस्तक पुस्तिका कागज लेख रंगचित्र रंगचित्र आकृति, है तो सब पहली बात आ गई। तो कह रहा जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक पुस्तिका कागज लेख रेखाचित्र रंगचित्र रूपण या आकृति विज्ञान साहित्य कला या विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है। अब मान लीजिए कोई विज्ञान की किताब है और विज्ञान की किताब में कुछ ऐसे चित्र छपे हुए हैं जो वहाँ आपको स्टडी के तौर पे आपको समझाने के उद्देश्य से, मान लीजिए वहाँ कुछ जेनेटिक्स आपके जननांगों के चित्र बने हुए हैं, तो उसको आप 292 में नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहाँ वो आपको विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य से समझाने के उद्देश्य से बने हुए हैं। ठीक है, और सेकंड कह रहा है कि जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स उसमें भी दिए होते हैं सर। हाँ बिल्कुल 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 मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में दिए होंगे। मेडिकल की आप पढ़ाई करेंगे, इवन मेडिकल तो बहुत ऊंची चीज़ हो गई। आप अगर आपको 6ठी 7वीं 8वीं की विज्ञान की किताबें आप निकालो और जीव विज्ञान की किताबों में आपको ऐसे चित्र मिल जाएंगे, तो वो वहाँ पर्पज आपका क्या है, वो भी होते थे। हाँ ठीक है ना। तो और सेकंड इसका पार्ट कह रहा है विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पजेस, और जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है। ये धार्मिक प्रयोजनों के लिए सद्भावपूर्वक का कोई एग्जाम्पल हो भाई? अजंता अलोरा की गुफाएं। बिल्कुल भाई, वहाँ
इस प्रकार की। खजुराहो के टेम्पल है सर, वो हाँ। हिस्ट्री का पार्ट है और उनको देखने के लिए लोग जाते हैं क्योंकि वो एक उसकी कलाकृति उसको मानते हैं, वो कुछ मैसेज देती थी। बिल्कुल, वो मैसेज लिखे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो एक सिद्धांत ये भी है कि अश्लीलता देखने वाले की आंखों में बसती है ना, तो ये भी है। लेकिन कुल मिला के यहाँ जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं केवल वहाँ एक्सेप्शन किया जाएगा। और इसका बी पार्ट कह रहा है कि एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, ये क्या, इंग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन और इन कोई ऐसा रूपण जो एनिशिएंट मोन्यूमेंट, अभी हमने पढ़ा है एनिशिएंट मोन्यूमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ द एनिशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो यहाँ कवर हो रही हैं, ठीक है ना। सेकंड, एनी टेम्पल और ऑन एनी कार यूज्ड फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडियल्स और केप्ट और यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पजेस। ये कह रहा है कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन संस्मारक या उसमें अथवा किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों के परिवहन के उपयोग में लाए जाने वाले किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर तक्षित, उत्कीर्ण, रंग चित्रित या अन्यथा रूपित हो। तो ये चीज़ें 292 से एग्जेम्प्टेड की हुई है। इस तरह के मामले 292 में नहीं आएंगे जो यहाँ हमने अपवाद की अवस्था में पढ़े हैं। इज दैट क्लियर? सेकंड में क्या होगा फिर सर जी? एंशिएंट मॉन्यूमेंट टेम्पल वगैरह कार यूज ये तो सब आ गए उसमें। तो फिर केप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ये क्या होगा? ये वही तो कह रहा है कि भाई कोई आपने ऐसा कोई रथ बनाया हुआ है जिसमें आप मूर्तियों को लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई वो है। ए का सेकंड पार्ट में पूछ रहा हूँ। हाँ, किसका भला? ए का एक्सेप्शन का सर, ए जो है क्लॉज उसका सेकंड पार्ट। ए का सेकंड पार्ट, ए का सेकंड, विद इन द केप्ट इन यूज फॉर बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पजेस, ठीक है ना। ये उसके बारे में बात कर रहा है जो कह के फर्स्ट में आया, लेख चित्र, रंग चित्र, रेखा चित्र, पुस्तक, पुस्तिका। कोई ऐसी पुस्तक भी तो हो सकती है ना जो धार्मिक पर्पज से रखी गई हो। ये हो सकता है जैसे जैन मुनि वगैरह होते हैं, इनके फोटोज रखे होते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी भी बुक्स होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ यहाँ कवर हो जाएंगी। और ये स्कल्पचर, मूर्ति वगैरह, ये इसमें बी वाले पार्ट में कवर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो भरत सर का क्या सीन है भाई? कोई मैसेज? हाँ जी, मैंने चेक नहीं किया सर। हाँ नहीं, ग्रुप पे तो कोई मैसेज नहीं है। नहीं सर, कोई मैसेज नहीं। चलिए, वो नहीं आ रहे हैं तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए ना आज ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, है ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ना चैप्टर नंबर 15 शुरू करेंगे, ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये 293 कह रहा है। आ गए भाई, भरत सर आ गए। चलिए, अगली धारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेलकम भरत। चलिए कंटिन्यू रखते हैं, इसे फिनिश कर लेते हैं, है ना। आप ही कंटिन्यू कर दें सर। हाँ, इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो 293 बात कर रहा है सेल एटसेट्रा और ऑब्सिन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन, ठीक है। ये यहाँ तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि के बारे में बात कर रहा है। तो 292 और 293 में अंतर ये है कि यहाँ जो पर्सन है ना, वो यंग पर्सन है, तरुण है वो। और तरुण व्यक्ति जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है इस तरह के मामलों में, और उसके भ्रष्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो 293 इस पर्पस से बना है। हाँ सर, ये जो उर्फी जावेद है वो बहुत छोटे कपड़े पहन करके बाहर जाती है अपने घर के। हाँ। तो उन पर 292 अप्लाई होगा सर? हाँ बिल्कुल, अगर
वैसे तो आजकल देश का माहौल ऐसे हो रहा है कि कोई कुछ ही पहन के घूम रहा है, बिना पहने भी घूम रहे हैं लोग, तो उर्फी जावेद भी उन्हीं में से एक है ना। उनका तो तार का नहीं पता, घड़ी का नहीं पता, पत्तों का नहीं पता, उनका तो ऐसे लोगों की ना बाढ़ सी आ गई है। हाँ, अभी आप और कुछ लोग ना बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही चल रहे हैं, कुछ मतलब 1-2 कदम बॉर्डर के इधर रखना उधर रखना, तो कंफ्यूज हैं लोग कि किस पे एक्शन लिया जाए किस पे नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया पे ये है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस FIR भी कर रही है। वो लिविंग ऑन द बहुत एज पहले ना जी। वो तो इतना ज्यादा नहीं करती थी, राखी सावंत थी ना, इसके हाँ, ऊपर हाँ। कई FIR हुई थी इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग तो बहुत आगे निकल रहे हैं उर्फी जावेद जैसे लोग, तो उसके जी मुकाबले में तो जी 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 अब या तो पुलिस को और बहुत सारे काम है, वो नहीं इनके पंगे में पड़ना चाह रहे हैं। जी। तो देखिए 293 को समझने के लिए हमें सिर्फ बाकी कहानी 292 वाली ही है सारी, अश्लीलता क्या है हम पिछली धारा में पढ़ के आए हैं। बस 293 का आपको ये बात ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें जो तरुण अवस्था की जो एज बताई हुई है वो 20 ईयर्स से नीचे, अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स। वैसे तो 18 बालिग वाली 21 शादी के लिए, 18 लड़की की और 21 लड़के की शादी के लिए उम्र है ना। और वैसे बालिग मान लिया जाता है, 18 वर्ष का व्यक्ति वोट देने का राइट भी मिल जाता है ना। लेकिन यहाँ इस धारा के पर्पज़ से आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ उसकी जो आयु है वो 20 वर्ष से बस बिल्कुल 20 वर्ष से नीचे का जो भी बंदा है वो यहाँ तरुण माना गया है इसके लिए। तो आपका प्रीलिम्स में ये सवाल बन सकता है कि 293 के संदर्भ में तरुण व्यक्ति की आयु क्या है ना। वहाँ आपको ऑप्शन दे देंगे 18, 16, 21, 20। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इज दैट ओके? और यहाँ चूँकि मैंने बताया कि तरुण व्यक्ति को अश्लीलता से प्रभावित होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए 293 में सज़ा जो है सामान्य धारा से बढ़ी हुई है। क्या सज़ा है इसमें देखते हैं। बाकी तो आप सब समझ ही गए कि क्या है अश्लीलता, क्या है वो सब क्या है। ये कह रहा है इसको पूरी को पढ़ लेते हैं। Whoever sells, lets to hire, distributes, exhibits or circulates to any person under the age of 20 years any such obscene object as is referred to in the last preceding section। पिछले सेक्शन में हम जो पढ़ के आए हैं वो असली चीज़ है। और offers or attempts so to do shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and with fine which may extend to 2000 rupees, and in the event of a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो यहाँ 7 वर्ष तक की जो है सेकंड वाले में, और उसमें काहे में पहले में 3 साल और दूसरे में 7 साल। और वहाँ क्या थी, पहली दोष सिद्धि में 2 साल और दूसरी दोष सिद्धि में 5 साल। तो यहाँ सज़ा की जो मात्रा है वो डोज बढ़ा दी सज़ा की, चूँकि आप जो है तरुण व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो, उसे सेल कर रहे हो, ठीक है, ऑब्सीन चीज़ों का, उसको सारी चीज़ें वही हैं, सेल एट्सेट्रा, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आएंगी उसमें। एंड ऑल्सो विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़, और ये 5000 रुपये तक के जुर्माना हो सकता है सेकंड और सब्सिक्वेंट अगर कोई कन्विक्शन होता है किसी को। ठीक है डियर? सर ये सेक्शन ट्रैफिकिंग के साथ भी लग सकता है। ट्रैफिकिंग के साथ देखिए, ट्रैफिकिंग तो एक अलग मुद्दा है। ये तो केवल अश्लीलता वाली बात कर रहा है कि कोई अश्लील चीज़ों को आप तरुण व्यक्तियों को दिखा रहे हो, बेच रहे हो, किराए पे दे रहे हो। और लाइक जैसे उसमें लिखा है ऑफर्स और अटेम्प्ट टू डू सो। हाँ, ऑफर्स क्या है, आप वो अश्लील चीज़ों को ही तो ऑफर कर रहे हो उसे। यहाँ केवल आप ऑब्सीन चीज़ों के बारे में रहें। ट्रैफिकिंग एक अलग एक्ट है बाकायदा पूरा। मानव व्यापार से संबंधित यहाँ भी आएगा एक अपराध के चैप्टर जो है। बाकी
वो ट्रैफिकिंग का एक अलग एक्ट बना हुआ है जहाँ मानव का व्यापार किया जाता जी है ना। तो यहाँ केवल आप जो है इसको अश्लीलता के संदर्भ में पढ़ें। और भाई 294 देखते हैं। 294 कह रहा है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। 294 कह रहा है whoever to the annoyance of others does any obscene act in a public place, ठीक है, और बी signs, recites or utters any obscene songs, ballad or words in or near any public place shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine or with both। ये कह रहा है कि कोई अश्लील कार्य या अश्लील गाना, तो ये कह रहा है जो कोई किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा अथवा किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवाडे या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 294 कह रहा है। कोई अश्लील गाने गाना है ना, और कोई ऐसा बैलेड किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है अमन? बैलेड, पवाडे शब्द बताया है हिंदी में। नहीं पता जी शोभित, क्या होता है बैलेड? एनु, शोभित, रीति। वैलिड का मतलब वैध है। वैलिड नहीं, बैलेड, BALLAD। पवाडे शब्द है हिंदी में, पवाडे, ठीक है। पवाडे का मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कोई इस प्रकार के अश्लील दोहे टाइप, ठीक है ना। क्या मतलब समझा नहीं सर, इसके सेक्शन में जो ये दिया है बैलेड और वर्ड्स सर? हाँ बैलेड और वर्ड्स, यही तो। बैलेड का मतलब तो ऐसा होता है सर जैसे कोई लोकगीत टाइप होता है। हाँ बैलेड शब्द जो है इंग्लिश, मतलब अपनी लैंग्वेज में हम जैसे कुछ बना नहीं लेते हैं, वो जो आप बता रहे हैं दोहा टाइप या गाना टाइप है, रैप सॉन्ग जैसे आज के टाइम में सर रैप सॉन्ग होते हैं। हाँ तो बैलेड शब्द हम इंग्लिश नहीं, रैप सॉन्ग नहीं, जैसे लोकगीत नहीं होते थे पहले हमारे लोकल एरियाज में और उस सब में, मतलब जो सिंपल एक गाना हमने ही बना लिया, मतलब किसी फिल्म का नहीं है, वैसा नहीं है। कोई छंद वगैरह बना लिया आपने ऐसा जो अश्लील हो। जी कुछ समारोह वगैरह में नहीं सुनाए जाते थे वो सब चीजें, वो मतलब एज ए कल्चरल। हाँ जैसे कि आपके नवरात्र हैं तो उसमें एक अलग गाने होते हैं, वो देवी। बिल्कुल। तो वो इस प्रकार के अगर कोई बैलेड गाएगा या कोई इस प्रकार के गाने गाएगा, विशेष मौकों पे उन्हें बोलना जरूरी होता है, ऐसे गाने होते हैं। जी, है ना। तो ये 294 तक आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। और 294A का कोई अस्तित्व ही नहीं है, चूँकि यूपी में लॉटरी ही ख़त्म है, तो 294A जो है वो इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये ओमिटेड हो चुका है हमारे यहाँ से। इन इट्स एप्लीकेशन ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश सेक्शन 294A शैल बी ओमिटेड यूपी एक्ट नंबर 24 ऑफ 1995। 1995 में लॉटरी हमारे यहाँ जो है वो समाप्त कर दी गई थी, तो इसलिए 294A का कोई अस्तित्व नहीं है। इज दैट ओके? हमारा स्टेट अमेंडमेंट है। जिन राज्यों में लॉटरी वोटरी के काम होते होंगे वहाँ ये अब भी होगा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? चलिए, आमना मैम की तो क्लास होगी शायद, वो लेंगी क्लास रात में, है ना। बाकी आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।